पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। आजकल आप जहां भी जाइए, किसी छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक, बस यही आवाज़ आपको हर जगह सुनाई देती है। यूपीआई पेमेंट्स या कहिए ऑनलाइन पेमेंट्स के आ जाने से जहां हमें हर समय अपने साथ कैश रखने से छुटकारा मिला है, वहीं बिना पूरी जानकारी के अगर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे सेंड और रिसीव करने में, तो हम अब आ सकते हैं इनकम टैक्स की नज़र में भी अपने इन्हीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है कि यूपीआई पेमेंट्स या ऑनलाइन पेमेंट्स हमें कितना करना चाहिए एक साल में, कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या जीएसटी डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस ना आए या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम सेंड और रिसीव दोनों ही ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू कितना पैसा भेज सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस हमें ना आए। तो देखिए सर, यहाँ पर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है इनकम टैक्स के किसी भी रूल के अंदर या एक्ट के अंदर कि अगर आप इस सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आपका पैसा है, आप जितना चाहें उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर अगर बात करें कि किन लोगों को नोटिस आ सकता है, तो बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं जो अपने सेविंग्स अकाउंट में बहुत ही बड़ी अमाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। सबसे पहला वो लोग जो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में करते हैं। दूसरा वो लोग जो कुछ कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट्स या फिर 1-2% कमीशन लेने के लिए दूसरों के ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं, जैसे सीएससी सेंटर वाले या ई मित्र वाले। और तीसरे हैं वो लोग जो अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपने सेविंग अकाउंट में करने वाले लोगों की। तो अगर आपका कोई बिजनेस है और आपका ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है और कभी कभार कोई 1-2 कस्टमर आता है जो यूपीआई पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट करे, तो उस पैसे को सेविंग अकाउंट में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर डेली बेसिस पर ये ऑनलाइन या यूपीआई से काफ़ी सारा पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वैसे तो कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, पर अगर आप ऑन एन एवरेज डेली 10,000 रुपये रिसीव करते हैं यूपीआई से, तो आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। और जितना भी आपका ऑनलाइन पेमेंट आता है यूपीआई से, उसको आप अपने बिजनेस के नाम पर करंट अकाउंट ओपन करवा के उसमें रिसीव कर सकते हैं। और फिर आपको ये बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं करने हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो या तो दूसरों की मदद करने के लिए या रिवार्ड पॉइंट के लिए या कैशबैक के लिए या फिर 1-2% कमीशन चार्ज करके दूसरों की ट्रांजैक्शंस अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं, या फिर किसी से कैश में पेमेंट लेके उसको आगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं और अपना 1-2% का कमीशन लेते हैं, जैसे सीएससी सेंटर वाले या फिर ई मित्र वाले। अब मान लेते हैं वो अगर 10,000 रुपये का एक ट्रांजैक्शन करता है जिस पर उसको 1% का कमीशन मिलता है, यानी 100 रुपये। तो ये 100 रुपये कमाने के लिए उसको 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है अपने सेविंग अकाउंट से। और ऐसे ही अगर उसको फिर से 100 रुपये कमाना है तो उसको फिर से 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के लिए तो ये बिज़नेस है जिस पर वो 1-2% का कमीशन चार्ज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काम को एज ए हेल्प करते हैं। हालांकि बहुत कम ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एक व्यक्ति से पैसा लेके दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट से और कोई इनकम भी नहीं कमाते हैं इस चीज़ से। अब उनको तो लगता है कि उन्होंने कोई पैसा इस चीज़ का नहीं कमाया है, वो पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन से आपको बचना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, पर ज़्यादा अमाउंट में आपको ऐसे ट्रांजैक्शन एज ए हेल्प नहीं करने चाहिए। तो हेल्प वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब वापस से आ जाते हैं कमीशन वाले कंसेप्ट पर। तो कमीशन वाले व्यक्ति ने ऐसे ही 10-10 हज़ार रुपये के बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर दिए साल भर में, और एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि साल भर में उसका टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गया 50 लाख रुपए का। तो 50 लाख रुपए का 1% कमीशन उसे मिला, जो कि बनता है 50,000 रुपये। तो अब इस आदमी को लगेगा कि उसकी तो पूरे साल भर की इनकम 50,000 रुपये ही हुई है, और 50,000 रुपये की इनकम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर अगर आपको इनकम टैक्स पे भी करना है तो उसके लिए भी आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपकी तो इनकम पूरे साल भर की 50,000 रुपये की हुई है,
तो ना ही आप टैक्स पे करते हैं और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का, जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था 50 लाख रुपए। आप तो सोचते होंगे कि हमने तो सिर्फ 50,000 रुपये का ही प्रॉफिट किया है और 50,000 रुपये ही हमारी इनकम है और इससे हमें इनकम टैक्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर इनकम टैक्स या जीएसटी के हिसाब से हमेशा आपका टर्नओवर देखा जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन जो आपने 50 लाख रुपए की टोटल की है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका टर्नओवर हुआ है 50 लाख रुपए का। आपके लिए चाहे ये ट्रांजैक्शन कैसे भी हुआ हो, लेकिन इनकम टैक्स के लिए ये आपका टर्नओवर है, सेल्स है, ये पैसा आपको अपने क्लाइंट से मिला है। और टैक्स की भाषा में आपकी 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाएगी आपकी सेल्स, और उसमें से 49 लाख रुपए की आपकी हो जाएगी परचेज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हटाने के बाद। अब आएगा आपके पास जीएसटी से नोटिस, क्योंकि आपका 20 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस हो गया। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवाना है और जीएसटी पे भी करना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट होती है 20 लाख रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा आपके इन ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो ये काम आपके बैंक का है सर, क्योंकि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा सेंड या 10 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव किया तो इसकी सूचना आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पक्का दे देगा। ऐसा ही नहीं, बैंक आपको भी अलर्ट करता है कि आपके सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए करंट अकाउंट खुलवाइए, सेविंग अकाउंट को मत यूज कीजिए। अब होता क्या है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन करते जाते हैं जिनका कोई आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, और इनकम टैक्स की तरफ से आपको आ जाता है नोटिस, जिसका आप ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ये सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप भी इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो अपना करंट अकाउंट खुलवाइए, और जिस भी क्लाइंट से आप डील करते हैं उसका रिकॉर्ड भी रखिए। जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते रहिए टाइम टू टाइम। आपके पास कभी कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर नोटिस आ भी जाता है आपके पास तो आपके पास ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आपने ITR में भी दिखा रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये पैसा आपका ही है, आपका ही पैसा इधर उधर कर रहे हैं आप। आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा इससे नहीं आ रहा, ना ही जा रहा है, तो आपको इनकम टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपने ही अकाउंट में आप अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपकी उन ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस मान के आपके अकाउंट को टेम्परेरी बेसिस पे फ्रीज कर सकता है, फिर आपको दोबारा से KYC करके उसको चालू करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो UPI के झमेले में फंसे हुए हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।